नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्कैप रोबोटिक्स सेंटर में। मेरा नाम अभिनव श्रीवास्तव है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मेल, व्हाट्सएप नंबर एंड कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है। आज का ट्यूटोरियल बनाने में थोड़ा लेट हो गया बच्चों, क्योंकि बेसिकली इधर 2 डेज काफ़ी बिजी रहे और थोड़ी वर्कशॉप्स थी, थोड़ा एकेडमिक वर्क था, थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क था थोड़ा, तो उस चक्कर में कुछ वीडियोस या कुछ कन्वर्सेशन में गैप रह गया। बहरहाल आज का जो सेक्शन है वो सेक्शन में कुछ ट्यूटोरियल क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस जो है वो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन हम कह सकते हैं या कंप्यूटेशन इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग के नाम से मैं लाया हूँ। और देखिए दीज आर ट्यूटोरियल क्वेश्चंस और टॉपिक मैंने रखा है वो टॉपिक है कंप्यूटेशंस इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ठीक है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जो कंप्यूटेशन प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि हम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग ठीक है, या कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, जितनी भी कंप्यूटर से रिलेटेड ब्रांचेस हैं या सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड जो हमारे पास साइंसेज हैं, जो यूजीसी ने अप्रूव कर दिया है, एआईसीटी ने उसको अप्रूव किया है, उसमें क्या है कि ज्यादातर कॉलेजेस से ज्यादातर फैकल्टीज जो हैं वो थ्योरेटिकल पार्ट कवर करती हैं, या थ्योरेटिकल हम यूं कहें कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में थ्योरेटिकल पार्ट को ज्यादा तवज्जो या बढ़ावा दिया जाता है रादर देन कंप्यूटेशन पार्ट को। लेकिन इससे इतर आपके जितने भी क्वांटिटेटिव एग्जामिनेशंस हैं उन क्वांटिटेटिव एग्जामिनेशंस में आपके न्यूमेरिकल सेक्शंस को कवर भी किया जाता है और मेरिट का डिसीजन भी उसी से बेसिकली होता है। तो यहाँ पर मेरा मुद्दा ये है कि कंप्यूटेशन प्रॉब्लम्स को लेकर आना। मैंने ये प्रॉब्लम्स काफी ढूंढ के निकाली हैं और एक प्रॉब्लम तो अभी मैं जो लाया हूँ वो ट्यूटोरियल क्वेश्चंस में 7 प्रॉब्लम्स का सेट है पूरा ये। ठीक है, तो इन प्रॉब्लम्स के सेट को पहले मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा और एक्सपेक्ट करूंगा कि आपसे जहां तक हो पाए वहां तक इसको सॉल्व करके मेरे कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के अपलोड करें। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लग रही है कमेंट सेक्शन में अपलोड करने की तो मेरे व्हाट्सएप नंबर या मेरी ईमेल आईडी पर आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, आप उसका जो भी आप प्रॉब्लम आप करिए उस प्रॉब्लम का स्नैपशॉट खींचिए, चाहे उसका पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लीजिए, चाहे वर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लीजिए, चाहे जेपीजी में कन्वर्ट कर लीजिए, वो करके मुझे आप मेरे कॉन्टैक्ट्स पे या व्हाट्सएप पे चाहे मेल पर भेज सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है। देखिए, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। गिवन अ क्रे MP8, क्रे MP8 इज अ मशीन नेम। अभी आप मशीन नेम ही समझिए कि इसके अपने सिग्निफिकेंस है। ये आप अगर सिग्निफिकेंस पढ़ना चाहते हैं तो इट इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट थिंग। तो आप एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर की कोई बुक लेकर उसको आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अभी इसको एक मशीन मानिए। गिवन अ क्रे MP8 मशीन हैज अ साइकिल टाइम ऑफ 6 नैनोसेकंड। 6 नैनोसेकंड्स का साइकिल टाइम दिया है। ड्यूरिंग अ साइकिल, एक साइकिल में द रिजल्ट्स ऑफ बोथ एन एडिशन एंड अ मल्टीप्लिकेशन कैन बी कंप्लीटेड। मतलब एक साइकिल में उसके जो एलयू ऑपरेशंस हैं उसमें आपका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस हैं। देयर आर 8 प्रोसेसर्स ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली। 8 प्रोसेसर्स जो हैं पैरेलल एक्जीक्यूशन में लगे हुए हैं विदाउट इंटरफेरेंस। मतलब ऐसी कोई मैकेनिज्म लगाई गई है या हम मान के चले उन्हें आपस में कोई डेडलॉक नहीं होता है। ठीक है, म्यूचुअल विदाउट इंटरफेरेंस। इन द बेस्ट केस can we predict the peak performance of this machine? हम इस मशीन की पीक परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं या नहीं? किससे? नंबर ऑफ साइकिल्स के यूज से, नंबर ऑफ ऑपरेशंस के यूज से, किसी भी तरह से, या नंबर ऑफ प्रोसेसर्स किसी भी गुणा भाग करके क्या हम पीक परफॉर्मेंस ऑफ दिस मशीन, मतलब सबसे बेस्ट केस में मशीन कितना आउटपुट दे सकती है, वो कैसे कैलकुलेट होगा, उसका बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे आएगा? तो आपको कैन यू प्रेडिक्ट द पीक परफॉर्मेंस ऑफ दिस मशीन? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन की बात करें। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसीडर अ कंप्यूटर विद 4 फ्लोटिंग पॉइंट पाइपलाइन प्रोसेसर्स। एक कंप्यूटर है इसमें 4 फ्लोटिंग पॉइंट प्रोसेस कौन से होते हैं? डेसिमल को भी हैंडल कर सकते हैं, जैसे कि आपका डेसिमल 42.3, 1.2, इस तरह के डेसिमल डिजिट जो हैंडल करते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट प्रोसेसर्स
फ्लोटिंग पॉइंट पाइपलाइन प्रोसेस कहा गया, मतलब पैरेलल एग्जीक्यूशन में ऑप्शन मतलब पैरेलल प्रोसेसिंग ऑप्ट किया जा सकता है, पैरेलल प्रोसेसिंग ऑप्ट की जा सकती है फॉर फ्लोटिंग पॉइंट पाइपलाइन प्रोसेसर्स। ठीक है, इसका सिस्टम में है लेट ईच प्रोसेसर यूजेस अ साइकिल टाइम ऑफ 40 नैनोसेकंड्स। यहाँ पे पर प्रोसेसर का, ईच प्रोसेसर यहाँ ध्यान रखिएगा, दिस इज ईच प्रोसेसर लिखा हुआ है, हर प्रोसेसर का साइकिल टाइम दिया है 40 नैनोसेकंड। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू परफॉर्म 400 फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस। आपको क्या कितना टाइम, एक्सेस टाइम या आप कह सकते हैं ऑपरेटिंग टाइम निकालना है 400 फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस अगर उस सिस्टम या उस कंप्यूटर से किए जाते हैं तो 400 फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन को करने में ये सिस्टम कितना समय लगाएगा। इज देयर, सेकंड पार्ट भी है, इज देयर अ डिफरेंस इफ द सेम 400 ऑपरेशंस आर कैरीड आउट यूजिंग अ सिंगल पाइपलाइन प्रोसेसर। उसमें कितने प्रोसेसर थे, 4 फ्लोटिंग पॉइंट प्रोसेसर थे। देखिए इसमें 4 फ्लोटिंग पॉइंट प्रोसेसर थे, लेकिन अगर सिंगल फ्लोटिंग पॉइंट पाइपलाइन प्रोसेसर हो तब क्या इस ऑपरेशन को करने में जो साइकिल, जो आपका एक्सेस टाइम लगेगा या ऑपरेटिंग टाइम लगेगा, क्या वो अलग आएगा या क्या न्यूमेरिक वैल्यू इसकी आएगी, इसको भी आपको कंप्यूट करना है। मतलब पहले 4 फ्लोटिंग पॉइंट प्रोसेसर्स हैं और हर प्रोसेसर का साइकिल टाइम जो है 40 नैनोसेकंड है, तो टोटल 400 फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस करने में कितना समय लगा, पहला आपको ये निकालना है। दूसरा क्या निकालना है कि वही 400 ऑपरेशन, सेम फ्लोटिंग पॉइंट 400 ऑपरेशन जो यहाँ आए थे, ठीक है, ये कैरीड हो रहे हैं एक सिंगल पाइपलाइन प्रोसेसर। वहां पहले क्या था, 4 फ्लोटिंग पॉइंट पाइपलाइन प्रोसेसर थे, यहाँ पर क्या है सिंगल पाइपलाइन प्रोसेसर से जब इन्हीं 400 फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन को किया जाएगा। तो पूछने का मतलब क्या है, क्या ये इसमें जो आपका कितना जो समय लगना है वो क्या सेम रहेगा या अलग होगा, अलग होगा तो कितना होगा, ठीक है, मतलब उसका भी कैलकुलेशन करना है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। If an analog voltage is in the range of 0 to 8 volts is divided in 8 equal intervals for conversion to a 3-bit digital output, 3-bit digital output प्रोड्यूस करने के लिए the maximum quantization error would be। तो क्वांटाइजेशन एरर क्या होगा, आपको वोल्टेज का रेंज दी है 0 से 8 वोल्ट की रेंज दी है, 8 इक्वल इंटरवल्स में बांटा जाता है 3-बिट डिजिटल आउटपुट के लिए। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो तो हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन में 3 फेजेस करते हैं। पहला होता है सैम्पलिंग, दूसरा होता है क्वांटाइजेशन, तीसरा होता है कोडिंग, ठीक है। तो उसमें जो क्वांटाइजेशन, जो मिडिल स्टेप होता है क्वांटाइजेशन, उसकी एरर फाइंड करनी है। अब आप इसके अगर इस प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा सा और जानना चाहते हैं तो ए टू डी कन्वर्जन आप पढ़ सकते हैं। अगर आप ए टू डी कन्वर्जन आप देखेंगे तो उसमें जो क्वांटाइजेशन और सैम्पलिंग में क्या डिफरेंस होता है, कोडिंग में क्या डिफरेंस होता है, वो आपको पता चल जाएगा। तो उसके हिसाब से आपको क्या निकालना है, एनालॉग वोल्टेज का रेंज दिया हुआ 0 से 8 वोल्ट्स, 8 इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड किया गया है, कन्वर्जन कितना 3-बिट डिजिटल आउटपुट में कन्वर्ट करना है, आपको क्वांटाइजेशन एरर निकालनी है। फोर्थ है, a 4-bit module 16 ripple counter uses JK flip flop if the progression delay of each flip flop, मतलब this is what is the meaning of this means flip flop, ठीक है। If the propagation delay of each flip flop is 50 nanoseconds, then maximum clock frequency निकालनी है आपको इसमें, ठीक है। तो 4 बिट का एक रिपल काउंटर है, मॉड्यूल 60 का रिपल काउंटर है, जेके फ्लिप फ्लॉप को यूज कर रहा है। प्रोग्रेशन डिले दिया हुआ है, जैसे प्रोग्रेशन डिले 50 नैनोसेकंड्स, तो मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। मेमोरी सिस्टम ऑफ साइज 16K बाइट्स, यहाँ पे ध्यान रखिएगा 16K बाइट्स इज रिक्वेस्टेड टू बी डिजाइन यूजिंग मेमोरी चिप्स विच हैज 12 एड्रेस लाइंस एंड 4 डेटा लाइंस, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक मेमोरी सिस्टम है जिसका साइज 16K बाइट्स दिया है, इसको डिजाइन करना है मेमोरी चिप के थ्रू। इसमें 12 एड्रेस लाइंस हैं और 4 डेटा लाइंस हैं ईच, ठीक है। द नंबर ऑफ सच चिप्स रिक्वायर्ड टू डिजाइन द मेमोरी सिस्टम वुड बी, कितने नंबर ऑफ मेमोरी चिप्स लगनी है इस सिस्टम को डिजाइन में, इसमें 12 एड्रेस लाइन और 4 डेटा लाइंस प्रत्येक में है, ठीक है, प्रत्येक मेमोरी चिप में है, क्योंकि आप लिखा है डिजाइन यूजिंग मेमोरी चिप्स व्हिच हैव दिस ईच, ठीक है। तो हर मेमोरी चिप में अगर 12 एड्रेस लाइंस है और 4 डेटा लाइंस हैं, तो आपकी कितने नंबर ऑफ चिप्स रिक्वायर्ड टू डिजाइन द मेमोरी सिस्टम होंगी वो आपको
न्यूमेरिक क्वांटिटी में निकालना है। अब आज लास्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इफ मेमोरी एक्सेस टेक 20 नैनोसेकंड विद कैशे एंड 110 नैनोसेकंड विदाउट कैशे, देन हिट रेशियो निकालना है। ठीक है, कैशे का अपना 10 नैनोसेकंड का मेमोरी एक्सेस टाइम गिवन है। तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, थोड़ी सी हिंट इसको दे देता हूँ। तो कैशे हिट और कैशे मिस, ये कॉन्सेप्ट आप देखिएगा, उसमें आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो हम तो ही हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन पे, जिन जिन को नहीं मिलेगा कमेंट सेक्शन पे आप बताइएगा, व्हाट्सएप मेल पर, मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन ये क्वेश्चंस मैंने क्यों बताए हैं, ये क्वेश्चंस इसलिए बताए हैं क्योंकि आपको फोकस रहे कि आपको किस डायरेक्शन में क्या क्या चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो मेमोरी एक्सेस टाइम 20 नैनोसेकंड, अगर कैशे लगी है साथ में तो 20 नैनोसेकंड का एक्सेस टाइम है उसी मेमोरी को। अगर कैशे नहीं लगी, देखिए 110 नैनोसेकंड का एक्सेस टाइम है। तो एक्सेस टाइम में कितना वेरिएशन है, एक 20 सेकंड मतलब जल्दी हो जा रहा है, और एक 110 नैनोसेकंड ले रहा है अगर मेन मेमोरी से अगर वो एक्सेस कर रहा है। ठीक है, हिट रेशियो फाइंड करना है अगर कैशे का अपना 10 नैनोसेकंड का एक्सेस टाइम है। और जो लास्ट क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन, वो भी कुछ इसी तरह है। इफ कैशे नीड्स एन एक्सेस टाइम ऑफ 20 नैनोसेकंड्स, कैशे का यहाँ जो 10 नैनोसेकंड दिया था वो यहाँ 20 नैनोसेकंड दिया है, मेन मेमोरी का 120 नैनोसेकंड दिया है। 120 नैनोसेकंड मतलब विदाउट कैशे। 120 नैनोसेकंड का मतलब क्या है कि ये आपका एक्सेस टाइम विदाउट कैशे। ठीक है, ठीक है, तो मेन मेमोरी एक्सेस टाइम 120 नैनोसेकंड विदाउट कैशे है। तो एवरेज एक्सेस टाइम ऑफ अ सीपीयू निकालना है आपको कि कितना एक्सेस टाइम एक प्रोसेसर, सीपीयू मतलब प्रोसेसर, कितना एक्सेस टाइम लेगा। अगर जो है ये दिया हुआ है कि कैशे जो है उसका अपना 20 नैनोसेकंड का एक्सेस टाइम है, मेन मेमोरी विदाउट कैशे का एक्सेस टाइम ये है, एवरेज एक्सेस टाइम निकालना है। हिट रेशियो देखिए दिया है, एज्यूम हिट रेशियो 80% ये। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये दो क्वेश्चंस तो आपस में कुछ हद तक मतलब सेम टाइप के हैं, तो अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको इजिली पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चंस इजिली। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट कि हम किस तरह जो है वो प्रॉब्लम्स को किस नजरिए से देखते हैं। और मुझे लगता है कि इन प्रॉब्लम्स को आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे खुद से सॉल्व करने की, और ज्यादा से ज्यादा रेफरेंसेस, ज्यादा से ज्यादा बुक्स कवर अप करिएगा, जिससे कि आपकी नॉलेज का, देखिए जो बच्चा जो है एक फोकस सिर्फ एक ही सवाल करता है और वो सवाल उसको करा दिया जाता है किसी फैकल्टी के द्वारा, तो शायद वो उतना सीख ना पाए जितना एक बच्चा खुद सवाल करे और उसको कई बुक से कंसल्ट करके उसको पढ़े। क्योंकि मैंने भी कई से कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में धमधेरे है, आईआईटी के प्रोफेसर्स की लिखी हुई बुक है, हेमेचर है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की, और आपके जो है ग्राफिक्स के लिए एक निल्सन की बुक आती है, मतलब फॉरेन ऑथर की बुक से ज्यादा कंसल्ट किया है मैंने अपनी इंजीनियरिंग टाइम में, और बहुत कुछ सीखा है। लोकल ऑथर की बुक्स गलत नहीं होती, मैं उनके अगेंस्ट में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं लोकल ऑथर्स भी उन्हीं फॉरेन ऑथर्स के बुक्स की कॉपी करते हैं। तो ज्यादातर, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो अगर आप मेन सोर्स को पढ़ेंगे, मतलब फॉरेन ऑथर की बुक्स को पढ़ेंगे, उनको समझने की कला आपके अंदर आ गई, तो इंजीनियरिंग के रियल एस्पेक्ट की तरफ आप ज्यादा अप्रोचेबल होंगे। तो कहने का मतलब है, तो ये क्वेश्चंस मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ उससे लिए हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स से लिए हैं, कुछ स्टैंडर्ड ऑथर की बुक्स भी हैं। तो आप इनको ढूंढिएगा, उनको करने का प्रयास करिएगा, और बेस्ट ऑफ लक फॉर दीज क्वेश्चंस। और इनको एज एन, यहाँ कोई लेक्चर नहीं है कि मैं असाइनमेंट चेक करूँ या इस तरह की चीजें एक छोटे बच्चे के लिए होती है, मुझे अच्छी भी कभी लगी नहीं। अपने इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन के टाइम में हम BA BSc से अलग है, BA BSc MCA जैसे कोर्सेज से हम अलग है, हम इंजीनियरिंग सेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, बीटेक का सेक्शन कर रहे हैं, बीटेक एमटेक PhD। तो हम MCA वालों से, BSc वालों से, BCA वालों से अलग है। तो वो अलग इसी सेंस में है कि हम कितना प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो विचार है या हमारा जो थॉट्स हैं वही हमको डिफरेंट बनाते हैं किसी ऐसे बंदे से जो कि जनरल साइंसेस को पढ़ के रहा है। तो इस चीज का विशेष ख्याल रखते हुए इन क्वेश्चंस को मैंने डिजाइन किया है। 7 क्वेश्चंस हैं। अगर, और मैं ये आपको गारंटी देता हूँ, अगर किसी बच्चे ने इसको स्टैंडर्ड बुक से मैच करके उसको सॉल्व करने की कोशिश की, कॉन्सेप्ट पढ़ के उसको सॉल्व करने की कोशिश की, वो डेफिनेटली सॉल्व कर लेगा। दिस नॉट अ बिग डील, ये कोई आसमान से तोड़े हुए क्वेश्चंस नहीं है। जो आप रेगुलर डे टू डे लाइफ, आपने शायद पूरी बुक ना पढ़ी हो, उन बुक्स के लास्ट के क्वेश्चंस हैं जो बुक्स आपने ना पढ़ी हो। तो मेरा कहने का मतलब है, ये मेरा उद्देश्य इसी चीज के लिए है कि आप इन क्वेश्चंस को देख लें और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। और अगर इन केस नहीं आता है तो व्हाट्सएप या मेल में मुझे आप रिप्लाई करें, मैं आपको उसके आंसर्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, नमस्कार।